नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एसटीडी सोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आदिकाल से संबंधित ये मेरा सेकंड वीडियो है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने आदिकाल की विशेषताएं, आदिकाल का नामकरण और जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य बताया है। और आज की वीडियो में हम लोग रासो साहित्य देखने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अमीर खुसरो की रचनाएं, विद्यापति की रचनाएं देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं कि रासो साहित्य है क्या। रासो जो शब्द है वो काव्य का प्रवाची शब्द है, और रासो साहित्य में राजाओं के चरित्र का वर्णन बढ़ा चढ़ा के किया गया है, जिसके कारण इसमें युद्धों का भी वर्णन हुआ है और जिसमें वीर रस की प्रधानता रही है, यानी कि रासो साहित्य में वीर रस की प्रधानता रही है। अब हम लोग रासो शब्द की व्युत्पत्ति यानी इसकी कहाँ से उत्पत्ति हुई, कैसे ये नाम मिला, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग गारसा दत्तासी द्वारा दिया गया शब्द यानी कि राजसूय जो शब्द है, ये गारसा दत्तासी जी ने कहा है कि रासो शब्द जो है राजसूय शब्द से आया है। परंतु इस काल में न तो राजसूय यज्ञ प्रचलित थे और न ही इस काल की रचनाओं में इसका कोई वर्णन दिखाई पड़ता है। इस तरह से ये कहना उचित नहीं है कि रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय शब्द से हुई है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया रसायन शब्द से, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से हुई है। उन्होंने क्यों ऐसा कहा? उनका मानना था कि बिसलदेव रासो में प्रयुक्त इस शब्द की बार बार आवृत्ति यानी बार बार इस शब्द को देखा गया। उन्होंने इसलिए ये अनुमान लगाया कि रसायन शब्द से ही रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। फिर है पंडित हर प्रसाद शास्त्री द्वारा कहा गया कि ये जो रासो शब्द है वो राज, यश अथवा रहस्य शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये भी पूरी तरह से प्रासंगिक नहीं है। आगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति रस शब्द से हुई है। अगले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है और इनकी ये मान्यता अंशतः वैज्ञानिक लगती है। उन्होंने रासक शब्द से रासो को व्युत्पन्न माना है। आगे चल के अनेक विद्वानों ने भी यही माना कि रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से हुई है। अतः ये जो तर्क दिया हुआ है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कि रासक शब्द से रासो की उत्पत्ति हुई है, ये पूर्णतः सत्य है। आगे हम लोग प्रमुख रासो ग्रंथ को देख लेते हैं, जिसमें पहला है खुमार रासो, जिसकी रचना दलपति विजय जी ने 9वीं शताब्दी में की थी, जिसमें 5000 छंद हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसकी रचना इसका जो रचना काल है वो 9वीं शताब्दी है, क्योंकि इसमें 9वीं सदी के चित्तौड़ नरेश खुमार के युद्धों का वर्णन है। राजाओं के युद्धों एवं विवाहों को सरलतापूर्वक इसमें वर्णन किया गया है। वस्तुतः वर्णनों के अंतर्गत नायिका भेद, षष्ठ ऋतु वर्णन भी मिलता है, और इसका जो रस है, इसमें जो प्रसिद्ध रस है वो है वीर रस एवं श्रृंगार रस की भी धारा कहीं कहीं मिलती है। फिर अगला है विजयपाल रासो, जो नाल सिंह द्वारा रचित है, जो 12वीं शताब्दी के लगभग जिसकी रचना हुई, जिसमें विजयपाल और बंग राजा के बीच हुए युद्धों का वर्णन किया गया है, और जिसमें कुल 42 छंद हैं। आगे हम लोग देख सकते हैं पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना चंद्रबरदाई ने की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई। इसमें कुल 69 सर्ग हैं। इसी वीडियो में हम लोग आगे पृथ्वीराज रासो का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्ग है, जो नेट जेआरएफ के सिलेबस में भी है, जिसका नाम है रेवा तट, उसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। चलिए इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। इसमें है चौथे नंबर पे है बिसलदेव रासो, जिसकी रचना नलपति नाल जी ने 12वीं शताब्दी में की थी। इसको हम लोग विस्तार से सुन लेते हैं। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा बताई गई है। राजमती यानी कि बिसलदेव की जो पत्नी थी, उनकी बिसलदेव जो है राजमती की बातों से रुष्ट होकर यानी नाराज होकर स्वाभिमानी राजा जो बिसलदेव हैं वो कहाँ चले जाते हैं? वो उड़ीसा चले जाते हैं। 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह में दुखी रहती हैं, और जब 12 वर्ष पश्चात जब वो मतलब दोबारा आते हैं तो बिसलदेव का और राजमती का मिलन होता है, पुनर्मिलन होता है। इसमें कुल 4 खंड हैं और इसमें 125 छंद हैं। हम लोग देख लेते हैं। 5वें नंबर पे है परमाल रासो। परमाल रासो जगनिक की रचना है और ये 13वीं शताब्दी की रचना है। सर्वप्रथम चार्ल्स इलियट ने इसका प्रकाशन आल्हा खंड नाम से कराया था, मतलब कि कहीं कहीं परमाल रासो को आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है, यानी पहले परमाल रासो का जो नाम था वो आल्हा खंड ही था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम लोग देख सकते हैं संदेश रासक। संदेश रासक जो रचना है ये अब्दुल रहमान की रचना है, जिसका रचना काल है 12वीं शताब्दी, और संदेश रासक भी एक विरह काव्य है।
इसके बाद है हमीर रासो सारंगधर द्वारा रचित ये रचना है, जिसका रचना काल जो है वो 13वीं शताब्दी है। साहित्य में अधिकतर इन्हीं 7 जो ये रचनाएं हैं, इन्हीं से अक्सर प्रश्न बनते हैं। कभी इनका क्रम दे के पूछ लिया जाता है, कभी शताब्दी पूछ सकता है, या फिर रचनाकार का नाम पूछ सकता है, छंदों की संख्या पूछ सकता है, सर्गों का संख्या पूछ सकता है। और खासकर पृथ्वीराज रासो का जो 27वां जो सर्ग है, 27वां सर्ग जो रेवा तट है, उससे अक्सर बहुत सारे प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में बन सकते हैं। चलिए हम लोग उन्हें भी देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो के रेवा तट सर्ग का कथानक हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि पृथ्वीराज रासो में कुल 69 सर्ग हैं, और ये जो रेवा तट सर्ग है ये 27वां सर्ग है। नेट जेआरएफ का जो नया सिलेबस जो 2019 का सिलेबस है, उसमें रेवा तट सर्ग का मतलब को भी लिया गया है। और रेवा तट में वीर रस की प्रधानता है। रेवा का अगर अर्थ पूछा जाए तो ये रेवा का मतलब होता है नर्मदा, यानी कि रेवा नर्मदा नदी से संबंधित है। और रेवा तट यानी नर्मदा नदी के तट पर पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन गौरी का युद्ध वर्णन, यानी कि रेवा तट पर पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन गौरी का युद्ध वर्णन दिखाया गया है। रेवा तट सर्ग के जो प्रमुख पात्र हैं उसमें है चामंड, फिर चंड पुंडीर, फिर गुज्जर और जैत प्रमार। जो चामंड पात्र है वो पृथ्वीराज के सेनापति हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि चामंड पृथ्वीराज के क्या थे, तो आपका आंसर होगा सेनापति। और चंद पुंडीर जो लिखा हुआ है, चंद यानी कि ये पृथ्वीराज के कवि थे। के आगे हम लोग अमीर खुसरो के जीवन के विषय में भी देख लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि जन्म इनका जो है 1255 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। और अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे, यानी कि निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। संत नामदेव के समकालीन थे। क्वेश्चन बन सकता है कि अमीर खुसरो किसके समकालीन थे, आपका आंसर होगा संत नामदेव के। फिर है आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि, ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन थे, तो ये है, इसका आंसर होगा अमीर खुसरो। खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है, अमीर खुसरो को ही माना जाता है, आप सभी लोग को मालूम होगा। फिर इसके बाद हम लोग अमीर खुसरो की मृत्यु देख लेते हैं। 1324 ईस्वी में अमीर खुसरो की मृत्यु हो चुकी थी। आगे आप लोग देख सकते हैं ग्रंथों की संख्या अमीर खुसरो की 100 बताई जाती है, जिनमें से केवल 20 या 21 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। प्रसिद्ध रचनाएं खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने। लिखा हुआ है कि संस्कृत में पहेलियों के 2 रूप हैं, पहला अंतरलापिका, दूसरा बहिर्लापिका। अंतरलापिका पहेली मतलब ऐसी पहेली जिसका उत्तर पहेली में ही हो, और बहिर्लापिका पहेली मतलब जिसका उत्तर पहेली से बाहर हो। अंतरलापिका पहेली और बहिर्लापिका पहेलियों के कुछ हम लोग उदाहरण देख लेते हैं, जिसके माध्यम से हमको आसानी से पहेलियां समझ में आ जाएंगी। जैसे कि अंतरलापिका अगर पहेली की बात की जाए तो पहेली है कि हाड़ की देही उज रंग, यानी कि हाड़ यानी कि हड्डी का देह है, और उज रंग है, सफ़ेद रंग है। लिपटा रहे नारी के संग, और वो नारी के संग लिपटा रहता है। चोरी की यानी कि चोरी की और ना खून किया, और मतलब चोरी भी नहीं की है और खून भी नहीं किया। वाका सर क्यों काट लिया, फिर भी उसका सर क्यों काट लिया। इसका आंसर होगा, इस पहेली का जो उत्तर होगा वो है नाखून। और आप लोग देख सकते हैं पहेली में लिखा है, अलग अलग लिखा है नाखून, लेकिन उत्तर पहेली में ही है, इसलिए ये पहेली कौन सी पहेली हो गई, अंतरलापिका पहेली। अब हम लोग बहिर्लापिका पहेली की बात कर लें। जैसे कि एक कहानी मैं कहूँ, यानी कि जो कवि है वो कह रहा है कि मैं एक कहानी कहता हूँ, सुन ले तू मेरे पूत, मतलब अपने पूत से कहता है, अपने बेटे से कहता है। बिना पैरों के वह उड़ गया, मतलब कि बिना परों के ही वो उड़ गया। बिना परों मतलब बिना पंखों के ही वो उड़ गया। बांध गले में सूत, यानी कि गले में सूत यानी कि धागा बांधकर वो बिना पंखों के ही उड़ गया। अब इस जो ये जो पहेली है, इस पहेली का उत्तर पहेली में नहीं लिखा हुआ है। इसका पहेली का जो उत्तर है वो होगा पतंग, इसलिए मतलब पहेली से बाहर इसका उत्तर है, इसलिए ये बहिर्लापिका पहेली है। अगर मुकरियों की बात की जाए तो मुकरियाँ का एक उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। कहने का मुकरियाँ का मतलब होता है कि किसी बात को कहकर मुकर जाना, यानी कि पलट जाना। जैसे कि वो आवे तो शादी होए, मतलब एक सखी है वो अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि वो आए, मतलब वो आएगा तभी शादी होगी, नहीं तो शादी नहीं होगी। उस बिन दूजा और न कही, कहते कि उसके बिना कोई दूजा नहीं हो सकता। मीठे लागे वाके बोल, यानी कि उसके बोल कैसे लग रहे हैं, मीठे लगते हैं। तो कहते कि ए सखी साजन, तो जो दूसरी सखी है वो कहती तब तो ये साजन ही होंगे, मतलब साजन ही आएगा तो शादी होगा, साजन ही आएगा तो साजन के जैसा कोई दूसरा नहीं होता, और साजन के ही जो है बोल जो है मीठे लगते हैं। तो वो जो सखी जो मतलब बताती रहती है ये सब बातें, वो कहते हैं कि ना सखी ये साजन नहीं है, ये ढोल है। मतलब वो कहकर वही बात कहती है, लेकिन वो हंस के बात को मुकर जाती है, पलट जाती है और कहती है कि ये सखी ये साजन नहीं है, ये तो एक ढोल है। अब अमीर खुसरो द्वारा जो ये 2 सुखने जो अमीर खुसरो लिखते थे उसके भी कुछ हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि ब्राह्मण प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों, मतलब कि ये जो दोनों जो पंक्ति हैं, 2 सुखने मतलब कि 2 जो पंक्तियाँ लिखी हुई, इनका एक ही उत्तर बताना रहता था। मतलब इस तरह के भी अमीर खुसरो लिखते थे। ब्राह्मण प्यासा क्यों, मतलब ब्राह्मण क्यों प्यासा था, और जो गधा था वो
क्यों उदास था? इसका दोनों का उत्तर होगा कि लोटा न था। लोटा मतलब जो एक लोटा होता है, बर्तन होता है, उससे हम लोग पानी पीते हैं। मतलब कि ब्राह्मण प्यासा इसलिए रहेगा क्योंकि उसके पास लोटा नहीं था, वो पानी भर नहीं पाया और पी नहीं पाया। और गधा उदास क्यों था? क्योंकि वो लोटा नहीं, यानी कि लेट नहीं पाया। यहाँ पे ये तर्क लगाया गया है। अमीर खुसरो ने इस तरह के भी मतलब दो सुखने नाम इनको दिया, इस तरह की भी रचनाएं की हैं। किसी भी शब्द का अर्थ समझना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए मैंने आप लोगों को पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुखने, अंतरलापिका, बहिलापिका सबका मतलब समझा दिया है। आगे आप लोग देख सकते हैं कि अमीर खुसरो ने खड़ी बोली को हिंदी की तूती कहा। हिंदी की तूती उन्होंने क्यों कहा, इसको भी आप लोग समझने की कोशिश करिए। अमीर खुसरो ने हिंदी की तूती खड़ी बोली को इसलिए कहा क्योंकि खड़ी बोली उस समय केवल तत्कालीन जनसामान्य की आम बोलचाल की ही भाषा थी, संभवतः इसीलिए अमीर खुसरो ने खड़ी बोली को हिंदी की तूती कहा। इस वीडियो का अंतिम पॉइंट है विद्यापति, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। विद्यापति मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। इसमें मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि विद्यापति बिहार के दरभंगा जिले के में विस्पी गांव में इनका जन्म हुआ था। आगे लिखा हुआ है कि ये मूलतः सिंगारी कवि ही सिद्ध होते हैं। कहने का मतलब है कि कुछ जो है कवि जो है, कुछ जो आलोचक हैं, जो इतिहास ग्रंथ जिन्होंने लिखा है, वो कहते हैं कि विद्यापति भक्त कवि थे और कुछ कहते हैं कि श्रृंगार कवि थे। मतलब इसमें विद्वानों का मतभेद है। अधिकांशतः विद्वान उन्हें श्रृंगारी कवि ही मानते हैं। विद्यापति ने नायक नायिका, नखशिख, सौंदर्य, प्रेम, यौवन, अभिसार, मिलन, विरह, रति, क्रीड़ा आदि का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है, इसलिए इन्हें मूलतः श्रृंगारी कवि ही कह सकते हैं, यानी कि यही सिद्ध होता है। आगे लिखा है कि प्रमुख इनकी रचनाएं, जिसमें मैथिली में रचित, मतलब कि विद्यापति ने 3 भाषाओं में अपने काव्य की रचना की, जिसमें मैथिली, अवहट्ट और संस्कृत। मैथिली में इन्होंने पदावली की रचना की। पति जी द्वारा रचित पदावली, जयदेव का गीत गोविंद तथा सूरदास का सूर सागर एक ही कोटि की रचना है, जिसमें भक्ति का आधार श्रृंगार ही है। मतलब कि तीनों लोगों ने भक्ति का जो आधार माना है उसे श्रृंगार ही माना है। आगे हम लोग देख सकते हैं दूसरे नंबर पर लिखा है अवहट्ट में रचित जो विद्यापति की जो रचना है वो कीर्तिलता, कीर्ति पताका। मतलब कि कहने का मतलब है कि विद्यापति की कीर्ति का जो आधार रहा है वो कीर्ति पताका, कीर्तिलता और पदावली ही, ये तीनों ग्रंथ ही रहे हैं। इन्हीं से इनको बहुत ज़्यादा ख्याति मिली है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं संस्कृत में रचित, ये जो संस्कृत में रचित है, मतलब हो सकता है परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। इसमें जो पुरुष परीक्षा लिखा हुआ है, पहले हम लोग पूरी रचनाएं देख लेते हैं। सौर्य सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, लिखनावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, गया पत्तलक और वर्णकृत, यानी कि ये रचनाएं संस्कृत में रचित हैं। और किनकी रचनाएं? विद्यापति की है। इसमें भू परिक्रमा और पुरुष परीक्षा न जाने कितनी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए मतलब इन्हें भी याद करना बहुत ही आवश्यक है। काल आज यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को मालूम है कि इसके पहले मैंने आदिकाल से रिलेटेड एक और वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। ये आदिकाल का पार्ट 2 मैंने बनाया था। और अगर मेरा वीडियो को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरे चैनल के प्रति अगर कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलेंगे ऐसी उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।